नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 के इस खास पेशकश हेल्थ इज वेल्थ में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। न्यूज 18 के इस इनिशिएटिव के दौरान हम बात करते हैं उन मेडिकल लीडर्स से जो कि अपना खास योगदान दे रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए। और आज बात होगी सेंट्रल इंडिया के कुछ मेडिकल लीडर्स से। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल इंदौर किस मिशन और विजन के साथ आगे बढ़ रहा है और न सिर्फ इंदौर बल्कि मध्य भारत के मरीजों को क्या सुविधाएं दे रहा है और किस तरह से संजीवनी दे रहा है। साफ सुथरा इंदौर आज सेंट्रल इंडिया के स्वास्थ्य जगत में खास मुकाम बना चुका है, जिसका श्रेय जाता है कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल इंदौर को। मानवता की सेवा और देखभाल की भारतीय परंपरा को बुनियाद बनाकर कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल इंदौर आधुनिक तकनीक, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड टीम के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुछ समय पहले मुझे मुंह में बड़े छाला टाइप हुआ था, तो मैंने कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में डॉक्टर नितिन तोमर सर को दिखाया। तो उन्होंने मुझे एक बायोप्सी एक जांच सजेस्ट करी। तो वो जांच करवाने के बाद तो मुझे अपना प्री प्राइमरी कैंसर डिटेक्ट हुआ। फिर उन्होंने सर्जरी मेरी करी और 1 से 1.5 महीना अभी सर्जरी को हो चुका है। अब मुझे कोई ना तकलीफ़ है, ना बोलने में, ना खाने में। मुझे कैंसर हुआ था, अमर सर ने इलाज किया, मैं संतुष्ट। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल इंदौर न सिर्फ मरीज को क्वालिटी ट्रीटमेंट के माध्यम से बीमारी से निजात दिलाने बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए भी अपनी सार्थक सेवाएं दे रहा है। आज हमारे साथ कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल इंदौर के वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं, मिस्टर सुनील मेहता। आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि इंदौर में हॉस्पिटल बनाने के पीछे आपका क्या मकसद था, क्या विजन था, क्या मिशन था, और खास तौर पे कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल किस तरह से बाकी हॉस्पिटल से अलग है या क्या खासियत है इस हॉस्पिटल की? हमने देखा कि इंदौर से जो पेशेंट्स सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज के लिए यहाँ से बहुत पेशेंट्स मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद का रुख करते थे। जो हमारा मुंबई में अंधेरी में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल अंधेरी है, उसमें 100 से ज़्यादा मरीज हर महीने इंदौर के वहाँ पे एडमिशन लिया करते थे। हमने जब ये देखा तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम इंदौर और मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए एक उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवा उन्हीं के पास प्रोवाइड कराएं। ये सोचते हुए फिर हमने इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया। आज कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल इंदौर 300 बेडेड सुपर स्पेशलिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इसके 12 फ्लोर्स हैं। ये 4 लाख स्क्वायर फीट ऑफ कवर्ड एरिया में निर्मित हुआ है और JCI के मानकों के आधार पर इस हॉस्पिटल का हमने निर्माण किया है। इस हॉस्पिटल में जो स्पेस है, पर बेड स्पेस अगर हम देखें तो 1200 स्क्वायर फीट पर बेड स्पेस आती है, जो ज्यादातर हॉस्पिटल्स के पर बेड स्पेस मुश्किल से 150 से 200 स्क्वायर फीट एरिया के अंतर्गत आते हैं। इस हॉस्पिटल में JCI के मानकों के हिसाब से बनाना बहुत सूक्ष्मतम डिसीजंस लेने पड़ते हैं। बहुत JCI के मानक बहुत स्ट्रिक्ट मानक होते हैं, बहुत मुश्किल होता है उनके मानकों के हिसाब से एक बिल्डिंग को खड़ा करना। हमने फ्यूचर में JCI को लेने का सोचते हुए ही उन मानकों के हिसाब से ये हॉस्पिटल का निर्माण किया है। इस हॉस्पिटल में 10 लिफ्ट्स हैं, इसीलिए कभी भी ना तो पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को कोई परेशानी आती है, ना कभी डॉक्टर्स को अपने फ्लोर्स तक पहुंचने के लिए कोई परेशानी या दिक्कत या देरी का सामना करना पड़ता है। इवन इमरजेंसी से डेडिकेटेड लिफ्ट्स हैं जो ऑपरेशन थिएटर में भी जाती हैं, ICU में भी जाती हैं। हमारे 300 बेड्स में से 100 बेड हमने क्रिटिकल केयर ICU के लिए रखे हैं, जिसमें अलग अलग तरह के पेशेंट्स का हम क्रिटिकल केयर का ध्यान रख सकें। जैसे सर्जिकल ICU अलग है, मेडिकल ICU अलग है, कार्डियक केयर ICU अलग है, न्यूरोसर्जिकल ICU अलग है। उसी तरह अगर देखा जाए तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सेफ्टी के मानकों पर भी पूरी तरह से उतरता है। हमारे पावर बैकअप का अगर हम बात करें तो हमारे इस इंफ्रास्ट्रक्चर में 4 स्टैंडर्ड ऑफ पावर बैकअप है। एक तो इक्विपमेंट लेवल पे पावर बैकअप होता है, एक जो UPS होता है, ऑनलाइन UPS, जब लाइट चली जाए तो वो चलता रहता है, जिससे कभी भी आपके इक्विपमेंट सफर नहीं होते, वो चलते रहते हैं। उसके बाद 2 जनरेटर हैं और उसके बाद फिर हमारे पास हॉटलाइन फीडर जो हमने कनेक्शन ले रखा है बिजली का, वो है।
तो मिस्टर मेहता, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल किस तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है अपने मरीजों को सुविधाएं देने के लिए या ट्रीटमेंट देने के लिए? टेक्नोलॉजी का हमने बहुत ध्यान रखा है। हमने स्टार्टिंग से ही वी हैव इन्वेस्टेड इन हाई एंड टेक्नोलॉजी फॉर वेरियस स्पेशलिटीज। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे हमने शुरुआत से ही न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के लिए हमने स्टील्थ स्टेशन 8 करके नेविगेशन प्रणाली लेके आए। ये बहुत उच्चतम नेविगेशन प्रणाली है। इससे स्पाइन सर्जरीज, ब्रेन सर्जरीज बहुत सटीक तरीके से मिनिमल इंसिजन, मिनिमल कट के द्वारा की जा सकती हैं। हमने घुटनों की सर्जरी के लिए, नी रिप्लेसमेंट के लिए शुरू से ही वैलीज का रोबोटिक सिस्टम लेके आए। इस वैलीज के रोबोटिक सिस्टम से बहुत सटीक तरह के कट्स लगते हैं और हर पेशेंट को उसके घुटने के साइज के हिसाब से घुटना और उसकी सर्जरी होती है, जिससे कि पेशेंट्स बहुत जल्दी मूवमेंट कर पाता है और सर्जरी के बाद बहुत जल्दी रिकवर कर पाता है। इसके अलावा हमारे पास कैथ लैब, सीमेंस की हाई एंड कैथ लैब है कार्डियक केसेस के लिए। हमारे पास सीमेंस की 3 टेस्ला MRI है। जो सीटी है वो भी सीमेंस की 128 स्लाइस ड्यूअल एनर्जी सोर्स सीटी है। हमारे पास मध्य प्रदेश का सबसे पहला ट्रू बीम कैंसर ट्रीटमेंट के लिए रेडिएशन से सिस्टम है। ये जो ट्रू बीम सिस्टम है ये बहुत सटीक तरीके से रेडिएशन से कैंसर सेल्स को मार सकता है। ये यूनिक इसीलिए भी है क्योंकि इससे हम स्टीरियोटैक्टिक सर्जरीज, रेडियो सर्जरी जिसको बोलते हैं, वो भी कर सकते हैं। जब पेशेंट सांस लेता है तो जो नॉर्मल मशीन होती है वो जब रेडिएशन दे रही होती है तो सांस लेते वक्त जो ट्यूमर सेल्स होते हैं, अगर वो लंग्स में या चेस्ट में होते हैं तो वो हिलते हैं। उससे फिर नॉर्मल सेल्स रेडिएशन की रेंज में आने से नॉर्मल सेल्स को थोड़ा नुकसान होता है। बट ये जो मशीन हमने यहाँ पे ट्रू बीम लीनैक लीनियर एक्सीलरेटर लगाया है, इसमें इस तरीके से प्रोग्रामिंग हो जाती है पेशेंट्स के सांसों के साथ कि जब पेशेंट सांस लेके एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आता है तभी रेडिएशन निकलती है। इससे क्या होता है कि रेडिएशन सटीक कैंसर के सेल्स पे वार करती है, ना कि नॉर्मल टिश्यूज पे वार करती है। इससे पेशेंट्स को नुकसान भी बिल्कुल कम होता है और पेशेंट्स बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। ज्यादा रेडिएशन देने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो सुनील जी, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल इंदौर किस तरह का वर्क प्रोसेस इस्तेमाल करता है, चाहे क्रिटिकल केयर हो या कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां, मरीजों को काउंसलिंग देनी हो, तो किस तरह से यहाँ का मेडिकल स्टाफ काम करता है, क्या प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है? जो हम प्रोसेसेस यूज करते हैं उसमें मैं आपको जो कुछ यूनिक पॉइंट्स है वो बताता हूं। एक तो हम यहाँ पे फुल टाइम डॉक्टर सिस्टम के हिसाब से चलते हैं, जिसको हम FTSS फुल टाइम स्पेशलिस्ट सिस्टम भी बोलते हैं। फुल टाइम डॉक्टर सिस्टम में क्या होता है कि हमारे जितने कंसल्टेंट्स हैं अलग अलग स्पेशलिटीज के, वो 24/7 हॉस्पिटल में ही समर्पित हैं, वो कहीं और नहीं जाते हैं। तो इससे क्या होता है, पेशेंट जब ट्रीटमेंट के लिए आता है तो उसको सारी सुविधाएं हमेशा एक ही छत के नीचे मिल जाती हैं। फुल टाइम स्पेशलिस्ट सिस्टम के लिए जो हमने डॉक्टर्स का चयन किया है वो भी बहुत स्ट्रिंजेंट तरीके से वेरियस हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस से बहुत एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स को ढूंढ के, चुन के हमने उनकी क्रेडेंशियलिंग, प्रिविलेजिंग करके उनको अपने इस सिस्टम में समर्पित किया है। तो ये फुल टाइम डॉक्टर सिस्टम के अलावा जो हम लोग जो क्लिनिकल प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हैं, जो हम क्लिनिकल प्रोसेसेस से हम पेशेंट्स की ट्रीटमेंट करते हैं, वो इंटरनेशनली डिफाइंड प्रोसेसेस हैं। वो JCI के द्वारा डिफाइंड क्लिनिकल प्रोसेसेस हैं, क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स हैं, जिसके अंतर्गत हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। थैंक यू सो मच सुनील जी, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ से जुड़ने के लिए, इतनी खास जानकारी देने के लिए। मौजूदा वक्त में हेड एंड नेक कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या कारण है, कैसे बचा जाए और क्या सही ट्रीटमेंट होना चाहिए, इसी के ऊपर बातचीत के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में रहेंगे कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल इंदौर के कंसल्टेंट हेड एंड नेक ऑन्को सर्जन डॉक्टर नितिन तोमर। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि हेड एंड नेक कैंसर की वर्तमान स्थिति क्या है? भारत में पिछले अगर अपन 2-3 दशकों से अपन बात करें तो हेड एंड नेक कैंसर एक महामारी के रूप में सामने आ रहा है। जो कैंसर पिछले 80 के दशक में या 90 के दशक में कुछ संख्या में दिखाई पड़ते थे, अब उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मतलब अभी के आज की सिनेरियो में अपन बात करते हैं तो करीब 25 से 30% जो मेल पॉपुलेशन है वो ओरल कैंसर से ग्रसित है। उसी तुलना में अपन महिलाओं की बात करें तो 8 से 10% महिलाएं ओरल कैंसर से ग्रसित हैं। हेड एंड नेक कैंसर इंडिया का नंबर 3 हाईएस्ट नंबर वाला कैंसर है
और उसमें क्या नाम है जो पुरुष हैं 25 से 30% इससे बहुत पीड़ित हैं। इसमें अपन देखें तो बेसिकली जो सोशल स्टिग्मा रहता है, मरीज चाहे वो मेल या फीमेल हो, वो शुरू में डॉक्टर को दिखाने में कतराते हैं। उनको लगता है कि हम दिखाएंगे तो हमको कैंसर पता ना चल जाए, तो हमारा जो सोशल स्टिग्मा है सब, जो उनका जो मन में डर है, जो जिसकी वजह से वो डरते हैं कि हम दिखाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कैंसर हो गया, तो उस वजह से वो इस स्टेज को बढ़ाते रहते हैं। अगर किसी मरीज का अगर शुरुआती स्टेज में इलाज कर दिया जाए तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट भी अच्छे रहते हैं और उसकी जो सर्वाइवल रेट है वो बढ़ जाता है इस तरह से। तो डॉक्टर साहब, हमने प्रेजेंट सिचुएशन तो जान ली, लेकिन हेड एंड नेक कैंसर के मामले इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं भारत में, और खास तौर पे इसके मेन रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? देखिए, हेड नेक कैंसर बहुत कॉमनली अपने पाया जाने वाला कैंसर है हिंदुस्तान में। जो यहाँ पर जो इसकी जो जोखिम या अपने एटियोलॉजी कारण बोलते हैं अपन, वो सबको पता है। तम्बाकू, सुपारी, अल्कोहल, ये बहुत कॉमनली फैक्टर है। तो तम्बाकू के साथ अपन सुपारी हो गया, पान हो गया, गुटखा हो गया, ये जो आजकल स्मोकिंग के तौर पे अपन सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, साथ में मारिजुआना या वीड आजकल जो यूज़ कर रहे हैं, जो तरह तरह के नशे आजकल जो लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये कैंसर को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ओरल कैंसर बेसिकली जो फैक्टर है वो यही सब है, जो हमको सबको पता है हमको ये नहीं करना चाहिए, हमको यूज़ नहीं करना चाहिए, उसके बाद भी हम यूज़ करते हैं और ये कैंसर की संख्या में बढ़ोतरी करता है। डॉक्टर साहब, हमने यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स की भी बात कर ली, लेकिन मेरा अगला सवाल कि हेड एंड नेक कैंसर, खासतौर पे बीते एक दशक की हम बात करें तो क्या कुछ बदलाव आपने देखे हैं इस बीमारी की अगर बात की जाए तो? अगर पहले ओरल कैविटी कैंसर बहुत आते मिलते थे, जिसमें जीभ में कैंसर हो गया, तालू में कैंसर हो गया या गाल में कैंसर हो गया, बट आजकल जो कई तरह की प्रैक्टिसेस हो रही हैं समाज में, उसकी वजह से दूसरे तरह के कैंसर जो पहले दिखाई नहीं देते थे वो आज दिखाई देने लग गए हैं। इसमें बहुत कॉमन है आजकल, जैसे ओरोफेरेंजियल कैंसर या नेजोफेरेंजियल कैंसर, या ओरल कैविटी के पिछले हिस्से में जो होने वाले कैंसर होते हैं, वो बेसिकली जो एक वायरस होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV वायरस बोलते हैं, तो ये बेसिकली अनसेफ जो सेक्सुअल प्रैक्टिस होती है उसमें उसकी जो लोग यूज़ करते हैं, उसकी वजह से इनमें ओरल कैविटी कैंसर जो ओरोफेरेंजियल कैंसर है बहुत कॉमनली पाया जाता है। जो कैंसर पहले नहीं मिलता था वो कैंसर आज दिखाई देने लगा है। इसी तरह से जो आजकल रिवर्स स्मोकिंग करते हैं कुछ लोग, तो तालू का कैंसर बहुत कॉमन हो गया है। जो लोग मतलब जो बीड़ी या सिगरेट का जो जला हुआ एंड मुंह में रख के उसको फिर स्मोक करते हैं, तो तालू के कैंसर बहुत कॉमनली मिलते हैं। तो ये सारे कैंसर जो शुरू में नहीं मिलते थे आजकल बहुत कॉमनली मिलने लग गए हैं। तो ये बदलाव तो बहुत महसूस हो ही रहा है इस तरह से। डॉक्टर साहब, हेड एंड नेक कैंसर किसी खास एज ग्रुप को इफेक्ट करता है या फिर किसी भी उम्र में ये कैंसर जो है ये हो सकता है? पहले के समय में जो कैंसर होता था वो 5th और 6th डिकेड में बहुत कॉमनली पाया जाता था। आजकल अपन अगर देखें, आज का सिनारियो देखें, तो ये कैंसर की जो महामारी है वो 2nd और 4th डिकेड तक, मतलब 20 साल से लेकर 40 साल तक की जो युवा वर्ग है, मेल फीमेल है, उनमें बहुत कॉमनली मिलने लग गया है। मतलब क्योंकि बेसिकली जो आजकल के जो लोगों की जो लाइफस्टाइल हो गई है, नाइट कल्चर हो गया है ना, स्मोकिंग है, कई तरह के नशे हैं जो लोग करने लग गए हैं इस तरह जो पहले नहीं करते थे, और ये आजकल ये युवा वर्ग कर रहा है। ओल्ड एज वाले तो इस सब चीज़ों से दूर हो चुके हैं, तो जो आजकल का युवा वर्ग जो इस तरह के नशे करने लग गया है, तो इन एज ग्रुप के पेशेंट्स में बहुत कॉमनली ये ओरल कैंसर मिलता है। डॉक्टर नितिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी खास जानकारी साझा की हमारे साथ हेड एंड नेक कैंसर से जुड़ी हुई। फिलहाल यहाँ ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश हेल्थ इज वेल्थ में। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे हेड एंड नेक कैंसर के बारे में, और हमारे साथ स्टूडियो में फिलहाल मौजूद हैं कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल इंदौर के डॉक्टर नितिन तोमर। तो डॉक्टर नितिन, आपने ये बताया कि किस तरह से ये मामले आगे बढ़ रहे हैं, फिलहाल क्या वर्तमान स्थिति है। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि हेड एंड नेक कैंसर के मामलों में जेंडर इनइक्वालिटी के पीछे क्या खास कारण है? लिंग असमानता फिलहाल तो है कि अपन वो 25% 30% और फीमेल्स 8 से 10% है, बट जिस तरह से फीमेल्स में भी जो आजकल नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, नाइट कल्चर है ना, वो भी स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन करने लग गए हैं। अगर अपन स्मोकिंग की बात करें तो कैंसर होने की संभावना अगर 6% होती है, बट साथ में अगर स्मोकिंग के साथ अगर अल्कोहल का सेवन भी अपन करते हैं तो ये 6% बढ़ के 30%, जो 6 गुना होता है, साथ में अगर अपन अल्कोहल का सेवन भी करते हैं तो ये 6 गुना से 30 गुना तक हो जाता है। तो आजकल फीमेल्स में ये जो स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन बहुत से बढ़ता चला जा रहा है, तो जो अनुपात है, जो अंतर है, जो अभी 25% और 10% का, ये लगभग बराबर हुआ जा रहा है। ये
तो डॉक्टर साहब, हमने ये बात कर ली कि अलग अलग लोगों को किस तरह से हेड एंड नेक कैंसर प्रभावित करता है, लेकिन अगर हम ट्रीटमेंट की बात की जाए तो अलग अलग स्टेजेस में किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए या दिया जाता है? कैंसर का 4 स्टेज बताई जाती है जब अपन बात करते हैं तो कैंसर में स्टेज 1, 2, 3, 4। कैंसर का जो कन्वेंशनल इलाज होता है सबको पता होना चाहिए, सर्जरी करके अपन बीमारी को निकाल सकते हैं। अगर बीमारी छोटी है तो अपन सिकाई करके बीमारी को वहीं कहीं गला सकते हैं, और कई बार अपन कीमोथेरेपी देके अपन बीमारी को ठीक करते हैं। हेड एंड नेक कैंसर में कीमोथेरेपी का कुछ खास ज़्यादा विशेष रोल रहता नहीं है, बशर्ते कि बीमारी बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में हो तो अपन कीमोथेरेपी देके उसको अपन डाउन स्टेज करते हैं या छोटी करते हैं, बाद में अपन सर्जरी या रेडियोथेरेपी कर सकते हैं। कैंसर में सर्जरी जो है बेसिकली मेन स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट है, कि बीमारी जो स्टेज 1 और स्टेज 2 की रहती है तो वहाँ पे अपन सर्जरी और रेडियोथेरेपी दोनों कर सकते हैं, या किसी एक या तो सर्जरी से या रेडियोथेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं। बट स्टेज 3 और स्टेज 4 की बीमारियों में अपन को मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच करना पड़ती है। कई बार सर्जरी करने के बाद अपन को रेडियोथेरेपी भी देते हैं, कई बार सर्जरी करने के बाद रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी भी देते हैं, डिपेंड करता है कौन सी स्टेज में है। तो इस तरह से स्टेज 1 स्टेज 2 में अपन आइदर सर्जरी और रेडियोथेरेपी, बट स्टेज 3 स्टेज 4 में सर्जरी के साथ रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी का भी इलाज किया जाता है। इसके अलावा कई सारे नई मॉडलिटीज़ भी आई हैं, जैसे अपन कीमोथेरेपी की बात करें तो टारगेटेड थेरेपी आ गई हैं, इम्यूनोथेरेपी आ गई हैं, हार्मोनल थेरेपी आ गई हैं। थायराइड के कैंसर में अपन रेडियोएक्टिव आयोडीन थेरेपी देते हैं, जिससे कि अपन प्रॉपर इलाज कर पाते हैं। तो डॉक्टर नितिन, आपसे जानना चाहूंगी किस तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप करते हैं हेड एंड नेक कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए? एडवांसमेंट समय के साथ डेली एडवांसमेंट होता जा रहा है इलाज में। अब जैसे अपन सर्जरी की बात करें तो सर्जरी में आजकल हम रोबोटिक सर्जरी का बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, लेज़र सर्जरी का यूज़ करते हैं, एंडोस्कोपिक सर्जरी का यूज़ करते हैं। रोबोटिक में क्या होता है, जो मुंह के जो पिछले हिस्से के कैंसर होते हैं, जीभ के पिछले हिस्से में, इसके साथ ही अपना जो ओरोफ्रेंजियल कैंसर हो जाता है, जहाँ पे अपन मुंह के अंदर से पहुँच नहीं पाते हैं, तो रोबोटिक जो आर्म्स रहती है उसके थ्रू पहुँच के अपन सर्जरी को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो रोबोटिक सर्जरी का ओरोफ्रेंजियल कैंसर में बहुत कॉमनली यूज़ है। इसके अलावा अपन बात करें तो जो लेज़र सर्जरी, कई बार जो प्री मेलिग्नेंट कंडीशंस होती हैं गाल में या जीभ में, तो उसको अपन लेज़र से भी निकाल देते हैं और पेशेंट को बढ़िया रहता है बिना ज़्यादा मॉर्बिडिटी के। साथ ही अगर अपन एंडोस्कोपिक बात करें तो जैसे अपन आजकल जो थायराइड सर्जरी है वो हम एंडोस्कोपिकली मुंह के अंदर से वहाँ तक पहुँच के एंडोस्कोपिकली भी लेप्रोस्कोपिकली अपन निकाल पा रहे हैं, तो उसको अपन स्कारलेस थायराइड बोलते हैं। तो ये बेसिकली एडवांसमेंट है जो समय के साथ और आगे अभी शुरुआती स्टेज में है, धीरे धीरे और बढ़ते जा रहे हैं रोबोटिक्स, और ये तो बहुत कॉमनली यूज़ कर रहे हैं। डॉक्टर नितिन, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल इंदौर के फुल टाइम स्पेशलिस्ट सिस्टम यानी कि FTSS को बहुत ज्यादा सराहा जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है और खास तौर पे ये किस तरह से काम करता है? फुल टाइम स्पेशलिस्ट सिस्टम FTSS कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में यूनिक चीज़ है बेसिकली। इसमें जो कंसल्टेंट हैं दे आर ऑल फुल टाइमर्स, सुबह से शाम तक तो वो यहाँ रहते हैं रूटीन आवर्स में। इसके अलावा जो ऑन कॉल जो इमरजेंसी आवर्स रहते हैं उसमें वो ऑन कॉल रहते हैं, और दे आर जस्ट स्टेप अहेड। कभी कुछ ऐसी इमरजेंसी आती है तो वो तुरंत अवेलेबल हैं वहाँ पर, कहीं और काम नहीं करते हैं, तो इसलिए उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मतलब मेरे अलावा बाकी सिस्टम, मुझे अगर मान लो कोई पेशेंट भर्ती होता है उसको किसी दूसरे फैकल्टी की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी ऑन कॉल अवेलेबल है, तो पेशेंट्स अनअटेंडेड नहीं रहता है, उसको तुरंत सेवा सर्विसेज मिल जाती हैं। डॉक्टर नितिन, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल इंदौर के अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या फिर तकनीक की बात करें तो किस तरह से ये बाकी हॉस्पिटल से इस हॉस्पिटल को अलग करता है, क्या विशेषताएं हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर रेगुलरली जो हम सर्जरी करते हैं, हेड एंड नेक कैंसर की सर्जरी करते हैं, उसमें जो रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं उसके लिए यहाँ पर फुल टाइम प्लास्टिक सर्जन्स हैं, 2 प्लास्टिक सर्जन्स अवेलेबल हैं। उनके साथ हम लोगों की पूरी टीम है जो काम करती है। पेशेंट का रिकन्स्ट्रक्शन उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया हो जाता है कि हमारा जो मेन गोल रहता है कैंसर का कि बीमारी को निकालना, उसके बाद बीमारी को जो अपन निकालने का जो अपन रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं तो फंक्शनली पेशेंट को नॉर्मल करना, जिससे उसका खाना पीना बोलना नॉर्मल हो पाए। तो उस सब के लिए प्लास्टिक सर्जन की इन हाउस टीम है। साथ में यहाँ पर नर्व मॉनिटर है, जैसे हम जो थायराइड सर्जरी या पैरोटिड सर्जरी करते हैं तो यहाँ पे नर्व मॉनिटर अवेलेबल है। इसमें हम जो फेशियल नर्व और जो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व रहती है थायराइड में और पैरोटिड में, उसको हम मॉनिटर कर पाते हैं, जिससे उसकी इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं। तो नर्व मॉनिटर से हम उसको नर्व को ट्रेस करते हुए सर्जरी करके निकाल देते हैं, तो कोई इसके कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। साथ में यहाँ फ्रोजन सेक्शन है, हम जब बीमारी को निकाल के बाहर जाँच के लिए लैब में जाँच के लिए भेजते हैं उसको फ्रोजन सेक्शन बोलते हैं। तो वहाँ पे तुरंत पता चल जाता है कि इसकी मार्जिन्स पूरी क्लियर हैं, डिजीज सेंटर में है, आसपास की मार्जिन सारी क्लियर हैं। तो उससे हमको जो बाद में क्लोज मार्जिन आने की संभावना बहुत 0 हो जाती है।
अगर कुछ पता चलता है कि मार्जिन कोई क्लोज है तो तुरंत हम एट द टाइम ऑफ सर्जरी उसको रिवाइज कर देते हैं। तो फ्रोजन सेक्शन भी यहाँ पर है। इसके साथ यहाँ पर एंडोस्कोपिक ओरोफेरिंजेक्टमी या थायराइड करने के लिए भी सुविधाएं हैं। तो डॉक्टर नितिन, चलते चलते मैं चाहूंगी कि कुछ खास जानकारी या कुछ खास टिप्स अगर ऐसी हों जो कि हेड एंड नेक कैंसर से जुड़ी हुई हों, क्या प्रिकॉशंस ली जानी चाहिए या कुछ ऐसी बातें जो कि नहीं करनी चाहिए, नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, सोसाइटी के लिए सबको पता है कैंसर महामारी का रूप ले चुका है। सबको कैंसर की भयावहता के बारे में, उसके डेंजरस रूप के बारे में सबको पता है। हर सिगरेट के पैकेट पे, हर अल्कोहल की शराब की बोतल पर लिखा रहता है कि इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, बट हम उसको सिर्फ इग्नोर कर देते हैं। हम पढ़ते भी नहीं हैं, पढ़ते भी हैं तो उसको अमल में नहीं लाते हैं। सबको पता है, इवन गवर्नमेंट भी अगर इस तरह लिख के दे रही है कि ये इंजूरियस है तो हमको समझना चाहिए ये हानिकारक है शरीर के लिए, उसके परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए। क्योंकि अकेला मरीज सफ़र नहीं करता है। जब कैंसर के मरीज को, जब किसी परिवार में किसी को कैंसर होता है तो अकेला मरीज सफ़र नहीं करता है, पूरा परिवार सफ़र करता है, वो सोसाइटी सफ़र करती है। इस तरह से एक बहुत क्लियर संदेश है कि हमको इसको समझना चाहिए कि ये तम्बाकू और अल्कोहल किसी भी रूप में हमको नहीं लेना है। अगर हम नहीं लेंगे तो जो कैंसर का बर्डन हमारे देश में बढ़ रहा है हम बहुत हद तक इसको कम कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगले 20 सालों में जो जिस रेट से अपन आगे बढ़ रहे हैं, कैंसर के पेशेंट डबल होने वाले हैं। तो ये संदेश यही है कि गुटखा, तम्बाकू, पान सुपारी से दूर रहें, इसे दूरी बनाएं। डॉक्टर नितिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी खास जानकारी आपने दी, हमारे साथ साझा की, हमारे दर्शकों के साथ साझा की। एक बार फिर से आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और इसी के साथ कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए आपका भी बहुत धन्यवाद। फिलहाल वक्त हो गया है इस कार्यक्रम को विराम देने का। आप लोग तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 नेटवर्क के साथ, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जाम 4 से 5 घंटे बाद खुला।